नमस्कार, मैं नेहा सोलंकी, सहायक प्राध्यापक श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीएससी प्रथम वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के मेजर प्रथम पेपर ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इकाई 3 के अंतर्गत मॉड्यूल 3.2 डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल अर्थात ऊष्मागतिक विभव के द्वारा मैक्सवेल समीकरणों का निगमन प्राप्त करेंगे। ये है हमारी वैलिडेशन बोर्ड। मैं इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इस ई कंटेंट निर्माण के लिए प्रेरित किया। टेबल ऑफ कंटेंट इस प्रकार है: ऊष्मागतिकीय नियम, विभिन्न ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकीय विभव, मैक्सवेल के समीकरण, ऊष्मागतिक विभव चरों का संबंध, सारांश। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हमारे लर्निंग आउटकम इस प्रकार होंगे। इस मॉड्यूल से विद्यार्थियों में विभिन्न ऊष्मागतिकी अवस्थाओं का भौतिक ज्ञान विकसित होगा। इस मॉड्यूल से ऊष्मागतिकी विभव और चरों के बीच संबंध और अंतर समझने में आसानी होगी। इस मॉड्यूल से विद्यार्थियों द्वारा मैक्सवेल समीकरण को आसानी से हल किया जा सकेगा। मेन टॉपिक पर आने से पहले हम कुछ पुराने टॉपिक को जान लेते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के 3 नियम है। पहला है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, जिसने ताप की अभिधारणा बताई, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा नियम है dq = du + pdv, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का संरक्षण का नियम का ही ये एक अलग रूप है। तीसरा नियम है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के नाम से, जो एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे dq = tds के रूप में बताया गया है। यहाँ पर हमारे पास विभिन्न थर्मोडायनामिक प्रक्रम है जो हमें डिफरेंट प्रोसेस समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसे हम समदाबी प्रक्रम भी कहते हैं, जिसमें हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसा कि आप P और V के ग्राफ में आप देख भी रहे हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपका P जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी के साथ अगर हम P और T के बीच अर्थात दाब और ताप के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, जो P0 उसका आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। यही हमारे दोनों आइसोबारिक प्रोसेस के ग्राफ है। इसी के साथ हमारा दूसरा डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हम वॉल्यूम अर्थात आयतन को कांस्टेंट रखते हैं। P और V के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमें इस प्रकार मिलेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, और इसी प्रकार अगर हम P और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें आइसोकोरिक प्रोसेस के तहत इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा। इसी के अलावा अगर हमारा अगला प्रक्रम है ऊष्मागतिकी का आइसोथर्मल। थर्मल से नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार एक स्लोप में आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत ग्राफ प्राप्त होगा। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में P और T अर्थात दाब और ताप के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन प्राप्त होगी जो T0 ताप को बताएगी। अब हम ऊष्मागतिकीय विभव के बारे में जानते हैं। ऊष्मागतिकीय विभव, हम मैक्सवेल इक्वेशन को ऊष्मागतिक विभव के द्वारा ही उसका निगमन प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मागतिकीय विभव जो है वो 4 प्रकार के हैं। पहला है आंतरिक ऊर्जा, जिसे U से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। अगला है एंथैल्पी, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी विभव किसी भी निकाय के लिए अलग अलग प्रक्रम के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैक्सवेल के समीकरण। इसके लिए हम सबसे पहले मैक्सवेल का प्रथम समीकरण देखेंगे, जो आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा हमें प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो du = dq - dw है। अर्थात dq जो है, अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो dq जो है वो tds के बराबर होता है। TDS के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर
जो प्रथम समीकरण है du इज टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, वो हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। ये समीकरण हमें ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो du है वो s और v का फंक्शन है, इसलिए हमने लिख दिया आंतरिक ऊर्जा u जो है वो s और v का फलन है अर्थात फंक्शन है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं u इज द फंक्शन ऑफ s एंड v। अब u का अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अर्थात आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो समीकरण 2 इस प्रकार प्राप्त होगा du इज टू डेल u डेल s एट कांस्टेंट v ds प्लस डेल u बाय डेल v एट कांस्टेंट s dv। ठीक, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं, जिस पर फंक्शन हमारा डिपेंड है उसके अराउंड हम एक बार s के अराउंड डिफरेंशिएशन करते हैं और एक बार v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर हम करें ध्यान से, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, तो आप देखेंगे कि इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, यहाँ भी du है और यहाँ भी du है, तो जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पे डेल u बाय डेल s जो v है, ये यहाँ पे डेल u बाय डेल s v है, वो हमारा t के बराबर होगा और डेल u बाय डेल v s जो है वो हमारा माइनस p के बराबर होगा। बस इन दोनों समीकरण की हमने तुलना करी तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो du है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं अर्थात आप v के रिस्पेक्ट में करें या s के रिस्पेक्ट में या उसको इंटरचेंज करके लिखें तो भी आपका जो इक्वेशन है वो बराबर रहेगा। ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन है। इसी को करते हुए हमने देखा du बाई डी एस का जो मान है वो हम t निकाल चुके हैं पहले, और du बाई डी वी का जो मान है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं माइनस p। तो हमारी ये जो कंडीशन है परफेक्ट डिफरेंशिएशन वाली, उसमें अगर हम मान रख दे du बाई डी एस का और du बाई डी वी का, तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी डेल t बाई डेल v एट s इक्वल माइनस डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट v। ये हमारा मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। इसी के साथ हम मैक्सवेल का दूसरा समीकरण देखते हैं जो है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा से प्राप्त होता है हमें। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी थर्मोडायनामिक्स निकाय के लिए अगर हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का अगर हम संबंध देखें वो होगा F इजिकल्स टू U माइनस TS अर्थात इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ये हमारा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का एक संबंध है। अगर हम किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करें, अगर हम किसी निकाय की अवस्था में बहुत ही कम सूक्ष्म तरीके से किसी रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें तो उसमें हमारा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो होता है, परिवर्तन को हम D से डिनोट करते हैं। तो DF जो है वो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को बता रहा है। अब F को आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, U माइनस TS। आप वैल्यू पुट कर दीजिए F इज इक्वल्स टू U माइनस TS। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा DU माइनस TDS माइनस SDT। ठीक, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि TDS का जो मान है वो DU प्लस PDV के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसी समीकरण में हम रखेंगे DF इज इक्वल्स टू DU माइनस TDS की जगह रख देंगे DU प्लस PDV, जो हमें इस समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिला है। तो DU प्लस PDV का मान रखने के बाद माइनस SDT आपका यही समीकरण का आपने लिखा है। इसके बाद हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस टी डी वी माइनस एस डी टी, अर्थात हमारे पास जो डी एफ है वो v और s अर्थात वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊर्जा फलन जो f है वो v और t का फंक्शन है। इसलिए हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू f इज द फंक्शन ऑफ v एंड t। इसके बाद हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर हमने देखा है कि एक बार हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा df इज इक्वल्स टू डेल f डेल v एट कांस्टेंट v dv प्लस डेल f बाय डेल t एट कांस्टेंट v dt। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण।
समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि जो डेल एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का हमने मान यहाँ पर माइनस पी प्राप्त किया था और डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी का मान हमने माइनस एस प्राप्त किया था। तो हम ये जानते हैं कि जो डी एफ है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो उसका कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने पर हम यहाँ पर डी एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का जो मान है P वो यहाँ पर रख देंगे और इसी प्रकार इसका भी मान यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल डेल S बाय डेल V एट कांस्टेंट T। ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का दूसरा समीकरण है जो हमने प्राप्त किया है। इसी के बाद हम मैक्सवेल का तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे जो हम एंथैल्पी से प्राप्त करेंगे। एंथैल्पी किसी भी ऊष्मागतिक निकाय के लिए होती है H इक्वल्स टू U प्लस PV। अगर किसी भी निकाय में रिवर्सिबल चेंजेस हो रहा है तो एंथैल्पी में चेंजेस किसके द्वारा हम बताएंगे, DH के द्वारा। तो DH इक्वल्स टू हो जाएगा DU P प्लस U प्लस PV। ठीक, इसके बाद आप इस समीकरण को अगर हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 मिलेगा du प्लस pdv प्लस vdp। तो ये हमारा एक समीकरण मिल गया हमें एंथैल्पी के परिवर्तन के लिए। इसी प्रकार हम ऊष्मागतिक के प्रथम और द्वितीय नियमों का पालन करेंगे। तो प्रथम नियम के द्वारा हमें TdS का मान मिल जाता है du प्लस pdv। du का हम यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे तो TdS माइनस pdv। यही du का मान हम रख देंगे हमारे समीकरण प्रथम में du की जगह पर। तो हमारा जो इक्वेशन है dH का वो हो जाएगा dH इक्वल्स टू TdS माइनस pdv प्लस vdp इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए pdv से pdv कैंसिल होगा। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, TdS प्लस vdp। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एंथैल्पी है वो S और P का फंक्शन है, वो हमें यहाँ दिख रहा है S और P का फंक्शन। तो हम लिख देंगे H इज इक्वल्स टू H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। अब हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर हम एक बार S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 की हम फिर तुलना करेंगे तो हमें देखेंगे कि DH बाय DS का मान हम जो T प्राप्त कर चुके हैं और DH बाय DP का हम मान V प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार हम जानते हैं जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में ही करते आए हैं कि हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन का कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन का कंडीशन जो है वो इस प्रकार है। अब इसमें आप DH बाय DS का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं T और DH बाय DP का भी मान निकाल चुके हैं P। तो इन दोनों का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन दोनों का मान रख देंगे तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण तीसरा, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। डेल T बाय डेल P एट कांस्टेंट S एंड डेल V बाय डेल S एट कांस्टेंट P हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण की जो हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होता है। तो कोई भी अगर ऊष्मागतिक निकाय की बात करते हैं तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो संबंध है वो होता है G इक्वल्स टू U प्लस PV माइनस TS। ये हमारा यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का एक रिलेशन है। अगर हम देखें कि कोई भी अगर चेंजेस होता है किसी भी ऊष्मागतिक निकाय में तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कितना चेंजेस होगा, DG। ठीक, DG, अब हम G का जो मान है वो हम पूरा यहाँ पर रख देंगे U प्लस PV माइनस TS और फिर इस डिफरेंशिएशन को पूरी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे जो हमें ये इक्वेशन के द्वारा प्राप्त होगी। अब हम ऊष्मागतिक के प्रथम और द्वितीय समीकरणों से जानते हैं कि TdS जो है वो होता है DU प्लस PdV। अब हम DG वाले इक्वेशन में DU प्लस PdV, यहाँ तक तो आपने लिखा है DU प्लस PdV प्लस VdP। अब हम यहाँ पे TdS का जो मान है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो TdS का मान क्या है, यहाँ पे हम प्रथम समीकरण ऊष्मागतिक के प्रथम नियम से निकाला है DU प्लस PdV। तो ये DU प्लस PdV आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद माइनस SDT जो इस इक्वेशन में SDT है। इसके बाद हमने देखा है जो इक्वेशन में कैंसिल हो रहा है वो हम काट देंगे, DU से DU कैंसिल हो गया और PdV से PdV। तो हमारे पास फाइनल समीकरण या समीकरण 1 बोले DG का जो हमें प्राप्त होगा वो होगा VdP माइनस SDT। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसके बाद
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो जी है वो किसका किसका फंक्शन है, पी और टी का, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि जी जो है वो फंक्शन है पी और टी का। इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में एक बार, टी के रिस्पेक्ट में एक बार, तो हमें इस प्रकार क्या मिल जाएगा, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 की फिर तुलना करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, dg by dp डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी का मान हमें v मिल जाएगा, और डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p का मान हमें मिलेगा -s। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं कि जो dg है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन क्या है, आप देख रहे हैं डेल बाई डेल टी डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी एंड पी, और डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को डिफरेंशिएशन अगर आप डेल बाय डेल पी एक बार करेंगे एट कांस्टेंट टी पर, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पर आप डेल जी बाय डेल पी का मान रख देंगे v, जो हमें मिल जाएगा डेल v बाय डेल टी। ठीक, और डेल जी बाय डेल टी का मान आप रख देंगे, इतनी जगह पर रख देंगे -s, तो यहाँ पर हमें चतुर्थ समीकरण मिल जाएगा माइनस डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो ये है हमारा मैक्सवेल का चौथा समीकरण, जिसका हमने यहाँ पर डेरिवेशन के थ्रू निगमन प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर कुछ उष्मागतिक विभव और उष्मागतिक चरों के बीच में हम संबंध देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि उष्मागतिक का प्रथम नियम डेल U इक्वल्स टू TdS माइनस PdV होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ से उष्मागतिक चर हमारे पास है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी, ये हमारे 4 उष्मागतिक चर होते हैं। यहाँ से हम du के माध्यम से अर्थात उष्मागतिक विभव के माध्यम से इनका मान प्राप्त करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में एट कांस्टेंट v का मतलब हो जाएगा कि ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, अगर ये 0 हो गई तो t का मान क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल s, मतलब t का मान डेल u बाय डेल s पर कब, जब कांस्टेंट v रहेगा। इसी प्रकार हम p का मान प्राप्त कर लेंगे डेल u बाय डेल v एट कांस्टेंट s। तो यहाँ पर हमारे विभव के द्वारा हमने यहाँ पर चरों का संबंध प्राप्त किया है। इसी प्रकार अगर हम f के बीच में रिलेशन देखेंगे तो हमारा इक्वेशन है माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी, और इसी इक्वेशन के तहत हम निकालेंगे तो p इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और s इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम dH के द्वारा मान निकालेंगे उष्मागतिक चरों का, तो हमारा मान निकलेगा T इज इक्वल्स टू डेल H बाई डेल S एट कॉन्स्टेंट P, और V इज इक्वल्स टू डेल H बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट S हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारा सबसे आखिरी विभव है जी के इक्वेशंस के द्वारा अगर हम t का मान प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट t, और s इज इक्वल्स टू माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने उष्मागतिक विभव और उष्मागतिक चरों अर्थात वेरिएबल्स के बीच में संबंध देखा। इसके बाद अगर हम हमारे पूरे मॉड्यूल का या लेक्चर का समरी देखें तो हमें पता चला है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 4 उष्मागतिक विभव हैं, जिनका समीकरण, जैसे हम सबसे पहले हमारा उष्मागतिक विभव आंतरिक ऊर्जा U की बात करें तो यहाँ पर इसका समीकरण है TdS माइनस PdV, ये उसका समीकरण है जो हमें उष्मागतिकीय प्रथम और द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है। आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में होती है, तो इसको हम हिंदी में रुद्रोष्म प्रक्रम भी कहते हैं। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस से तात्पर्य है कि जो हीट का ट्रांसफर या जो चेंजेस ऑफ हीट है वो 0 होगी, तो चेंजेस ऑफ हीट के लिए dq क्या हो जाएगा 0, और जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन से प्राप्त किया है आंतरिक ऊर्जा के थ्रू, तो यहाँ पर ये हमें मैक्सवेल इक्वेशन प्राप्त हुई है। इसी के द्वारा अगर हम एंथैल्पी, जिसको हम कुल ऊष्मा फलन H से भी द्वारा देखते हैं, तो H का इक्वेशन है हमारे पास H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। जो प्रक्रम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब dP इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ पर इसके द्वारा हमने जो मैक्सवेल समीकरण प्राप्त किया वो ये होगा। इसके बाद अगला विभव है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। जो F है वो होता है U माइनस TS, अर्थात रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे हम डेल T के बराबर भी बोलते हैं, डेल T इक्वल टू 0 बोलेंगे, और मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने प्राप्त किया है वो ये है। इसी के अलावा गिब्स मुक्त ऊर्जा G की अगर हम बात करें तो G का इक्वेशन U प्लस PV भी हो सकता है और F प्लस PV भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास
जो इक्वेशन हमें मिली है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और आइसोबारिक प्रोसेस के तहत हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर इसका ये हमारा क्या है, मैक्सवेल का समीकरण भी हमने यहाँ पर देखा कि हमें कौन सा प्राप्त होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हीं टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करें, तो यहाँ पर कुछ आपके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जो लिंक्स दी हुई हैं, इनके थ्रू आप और इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेफरेंसेस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और इसी प्रकार और अन्य भी है जो आप इनके रेफरेंसेस, जो मैंने इस लेक्चर के लिए रेफरेंसेस यूज किए हैं। असेसमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके असेसमेंट में है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऑप्शन आपके सामने है du = dq - pdv, du = dq + pdv, या फिर du = pdv + tds, या फिर du = pdv - tds। तो इसका सही आंसर होगा du = dq - pdv। दूसरा प्रश्न है मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी संबंध del P by del T at constant V किसके बराबर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये, इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, del S by del V at constant T जो है वो इसके बराबर रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है एक अनुक्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी क्या होती है? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर है कि हमारा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हमारी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अगला हमारा असेसमेंट का क्वेश्चन है ऊष्मागतिकीय विभव क्या है? तो ऊष्मागतिकीय विभव आप बता चुके हैं, आपको ऊष्मागतिकीय विभव और चरों में दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऊष्मागतिकीय विभव कौन है? U, F, H एंड G, ये हमारे चारों ऊष्मागतिकीय विभव है। ये हमारी ई कंटेंट डेवलपमेंट टीम है। थैंक यू आप सभी का, मुझे उम्मीद है ये मॉड्यूल आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।